हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे मेंटेनेंस को, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेके 128 में कवर है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मेंटेनेंस होता क्या है। दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे कि मेंटेनेंस क्यों, जो कि एक सिविल मैटर है, उसको क्यों हम लोगों ने सीआरपीसी में रख रखा है। अगली चीज, सुप्रीम कोर्ट इन पे क्या बोल रही है, लीगल प्रोविजन क्या बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट केसेस प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है। मेंटेनेंस जो बात हो रही है तो उसको हम लोग समझे कि मेंटेनेंस क्या कह रहा है, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। तो इसको हम लोग समझे हैं कि मेंटेनेंस किसी भी चीज को हम लोग कब कहेंगे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन, जैसे ए है ये पर्सन, इसको मेंटेनेंस चाहिए, तो हम कब कहेंगे कि ये मेंटेन हो गया पूरी तरीके से, इसका भरण पोषण हो गया, तो ये हम कब कह सकते हैं। देखिए, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें नहीं मिल रही है, ना तो सेक्शन इसके बारे में कुछ एक्सप्रेसली कुछ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंटेनेंस होगा वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस हमेशा डिफर होगा एक दूसरे से, वो हर चीज पे डिपेंड करेगा आपके। प्लस देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन की फूडिंग उसमें इंक्लूड होगी, उसको भाई खाना चाहिए, उसकी क्लोथिंग, उसकी लॉजिंग, अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो वो भी दो, अगर बच्चे हैं उनको एजुकेशन की जरूरत है आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अगली चीज, इसके अलावा अगर कोई अदर बेसिक जो है नेसेसिटी अगर उस पर्सन की है तो उसको भी आप फुलफिल करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जब आप इसका जिस्ट आप देखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी पर्सन की जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड प्लस उस पर्सन का जो सोसाइटी में स्टेटस है, प्लस सामने वाले के पास कितने मीन्स है, मतलब जिससे आप ले रहे हैं उसके पास कितने मीन्स मौजूद हैं, तो ये सब तय करेंगे कि आपका जो है मेंटेनेंस कितना होने वाला है, आपका मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा। तो ये तो हो गए मेंटेनेंस की बात कि उसमें आपका खाना पीना आ जाएगा, उसमें आपका रहना आ जाएगा, उसमें आपका भाई मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, जितनी भी जरूरत वाली चीजें हो सकती हैं वो आ जाएंगी। तो ये चीजें हो गई। देखिए, जो मेंटेनेंस का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक सिविल मैटर है, एक सिविल मैटर। उसको हम लोगों ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेके 128 में इसलिए रखा कि देखिए बहुत बार होता ये है कि सिविल मैटर जो है बहुत लंबे टाइम तक खींचते हैं, तो इस कारण कि ये मैटर मेंटेनेंस का था। मेंटेनेंस मतलब किसी भी पर्सन की लिवलीहुड से जुड़ा हुआ था, उस ऑफ लिवलीहुड अपने आप में जो है एक फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 21 द्वारा कि राइट टू लाइफ में उसका लिवलीहुड भी इंक्लूड होता है कि भाई उसको हर चीज मिलनी चाहिए, उसकी लिवलीहुड के लिए जो भी जरूरी है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट से जुड़ा कहीं ना कहीं मैटर था। तो हमें क्या करना था, उस पर्सन को एक स्पीडी जस्टिस दिलाना था, स्पीडी जो है ट्रायल करना था उस मैटर का। तो इसलिए हमने इसको क्रिमिनल लॉ के अंडर जो है इसको डाल दिया कि भैया जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे वो इसका ट्रायल करेंगे, तो बहुत जल्दी जो है फिर ये मैटर डिसाइड हो जाएगा। वही अगर सिविल में होगा तो हो सकता है मैटर जो है लंबा खींचे। तो ये सारी चीजें थी, बस स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए, स्पीडी ट्रायल दिलाने करने के लिए हमने इसको जो है क्रिमिनल लॉ में डाल रखा है, ये मैटर था। बल्कि ये आएगा किस तरह, पिटीशन के रूप में, सूट के रूप में ही। अब जैसे जो पार्टी है, जैसे ए और बी के बीच का मैटर है, तो ए क्या है, ए मेंटेनेंस मांग रहे हैं बी से, ठीक है, तो बी यहाँ होंगे रिस्पोंडेंट, यहाँ पे इनको जो है एक्यूज नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्रिमिनल मैटर में एक्यूज और इनको जो है प्रोसिक्यूशन बोलते थे, नहीं, इनको पिटिशनर कह लेंगे, इनको पिटिशनर कह लेंगे और इनको रिस्पोंडेंट कह लेंगे। तो ये चीजें हो गई क्लियर। अगली चीज, इसका जो केस चलेगा, हमने क्रिमिनल मैटर में तो लिया है, अब इसका केस भी तो चलेगा। केस जो चलेगा वो सम्मन ट्रायल की तरह चलेगा, जैसे क्रिमिनल लॉ में कोई भी सम्मन ट्रायल चलता है उसी तरह इसका केस चलाया जाएगा, ठीक। अब कई बार केसेस उठे कि भैया ये जो है ना आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, क्यों? अब इसमें आ गई बात इक्वालिटी की, इसमें बात आई थी इक्वालिटी की, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है और कुछ लोगों को इसमें जो है वंचित रखा गया, कुछ लोगों को इसमें जो है किनारे कर दिया गया, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया मेंटेनेंस के लिए। जैसे मैन क्लास को ही, कुछ मैन की एक क्लास को उसमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बोला गया कि ये तो आर्टिकल 14 का जो है ना वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी के ऊपर ये प्रोविजन है, ठीक है। तो अब जब कोर्ट में मैटर गया ना, तो कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि भैया देखिए ये 14 का ना वायलेशन नहीं है, 14 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की तो बात करता है, प्लस इक्वालिटी की बात करने के साथ साथ वो जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी बोलता है कि अगर किसी पर्सन को आप रीजनेबली क्लासीफाई या किसी भी चीज को आप अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे रहे हैं ना, तो आप क्या होगा, वहां पे इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करेंगे। बट होना क्या चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, कोर्ट की नजर में, लॉ की नजर में वो जो है रीजनेबल होना चाहिए।
तो ये सारी चीज, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि भैया इक्वालिटी का किसी तरह का ये वॉयलेशन नहीं है। तो इतनी सारी चीजें रही। अब अगली चीज आई है कि अब 125 से लेके 128 में आने क्या क्या वाली चीजें हैं। देखिए जब 125 आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कि मेंटेनेंस को ये पूरा समझा रहा है कि मेंटेनेंस है क्या, कैसे कैसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। 126 में आएंगे तो कहाँ पे प्रोसीडिंग चलेगी, कौन सी जगह पे प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, तो ये पूरी जो है 126 में दिया गया है। अब 127 बात कर रहा है कि मान लीजिए मेंटेनेंस तो ऊपर समझा दी गई, मेंटेनेंस का ऑर्डर सब हो गया, बट अब सिचुएशन कुछ बदल गई है, वहां पे अब अल्टरेशन या कैंसिलेशन की जरूरत पड़ रही है मेंटेनेंस में कि भैया हो सकता है बढ़ा दो या घटा दो, जरूरत सिचुएशन बदल गई, कंडीशन बदल गई, तो उस केस में 127 लागू हो जाएगा। फिर आते हैं 128 पे। 128 क्या कर रहा है, जब सारा मैटर हो गया तो अब लागू भी तो कराना है, तो लागू कराने वाली बात 128 में आ जाएगी। तो इतनी चीजें थी मोटी मोटी अभी स्टार्टिंग में। तो अब डायरेक्टली एंटर करते हैं हम लोग सेक्शन 125 में। सेक्शन 125 जो है डायरेक्टली बात कर रहा है कि भैया देखिए सेक्शन 125 में जैसे हम लोग एंटर करते हैं उससे पहले कुछ चीजें और देख लें। एक दो चीज कि देखिए जो मेंटेनेंस से जुड़ी चीजें होती हैं, मेंटेनेंस अब इंडिया में कोई एक रिलीजन तो है नहीं, सिर्फ हिंदू तो है नहीं, या सिर्फ मुस्लिम तो है नहीं, या सिर्फ क्रिश्चियन तो है, तो कई सारे रिलीजन रह रहे हैं, तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी अपने आप में। ये जो सेक्शन है 125 से लेके 128 वाले, ये पूरे अपने आप में जो सेकुलर प्रोविजन है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है सेकुलर प्रोविजन है शाहबानो के केस में, ठीक। तो इसमें हमें जरूरत, अब हमें मेंटेनेंस से जुड़े रूल कहाँ कहाँ हमें मिल जाते हैं, जैसे इसको देखते हैं। जब आप हिंदू में आएंगे, हिंदू के केस में, तो आपको मेंटेनेंस के सबसे पहला तो ये मिल जा रहा है आपको सीआरपीसी में 125 से लेके, आपको सीआरपीसी में 125 से लेके 128 तक मिल जा रहा है। दूसरा आपको प्रोविजन मिल जाएगा, आपको हिंदू मैरिज एक्ट मिल जाएगा, ठीक। तीसरा आपको मिल जाएगा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। अगला आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। यहाँ आपको ये हिंदू के केस में आप यहाँ जाके आपको मेंटेनेंस के प्रोविजन अलग अलग तरह से आपको मिल जाएंगे कि आप कब जो है किस कंडीशन पे क्या करवाना चाह रहे हो, किस जगह जाके आप मेंटेनेंस लेना चाह रहे हो, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर आप मुस्लिम में केस देखोगे तो मुस्लिम में अगर आपको मेंटेनेंस समझना है तो आपको सबसे पहले सीआरपीसी का 125 से लेके 128 को देखना पड़ेगा। दूसरा आपको शाहबानो का केस देखना पड़ेगा। फिर एक जो इनका लॉ आता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आता है इनका, उसमें जो डाइवोर्स से जुड़े जो राइट थे उसके बारे में चर्चा हुई है, तो वो एक्ट प्लस उसके बाद जो डैनियल लतीफी का जो केस आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी चीज। इसमें जब आप आएंगे क्रिश्चियन के ऊपर, तो क्रिश्चियन के ऊपर दो जगह आपको जो है देखने को मिल जाएगा मेंटेनेंस जुड़ा मैटर, एक सीआरपीसी में और एक इंडियन डाइवोर्स एक्ट में। अगला आते हैं मान लीजिए पारसीज का मैटर अगर आता है, तो पारसी के केस में आप जो भैया आप चले जाओ सीआरपीसी देखिए आपको एक चीज हर जगह कॉमन मिल रही है, सीआरपीसी का 125 से लेके 128 वाला मैटर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सेकुलर प्रोविजन है, ये किसी भी जाति धर्म विशेष के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पारसी केस में सीआरपीसी चल जाइए, और सीआरपीसी के बाद आपको अगर कहीं मेंटेनेंस देखना है, प्रोविजन देखना है, तो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में चले जाइए। अगला एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में होता ये है कि अगर कोई दो पर्सन है उनको शादी वादी करनी है, ठीक है, जैसे दो पर्सन है ए और बी, उनको अगर शादी करनी है बट वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते, तो ऐसे पर्सन जो है ना, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादियां करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को इसमें समझ सकते हैं। उन्होंने इसी एक्ट के अंदर जो है शादी की है कि यहाँ पे दोनों ने अपना रिलीजन नहीं चेंज किया है, क्योंकि हर रिलीजन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप शादी करोगे तो दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए, ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट है। आप मुस्लिम में अगर जाकर करेंगे तो आप दोनों को मुस्लिम होना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसी तरह सब पर्सनल लॉ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जब स्पेशल मैरिज एक्ट में आएंगे तो अब भाई दिक्कत पड़ी कि पर्सनल लॉ तो सबके हैं, बट इंडिया में क्या चाहिए था कि कभी दो अलग अलग रिलीजन वालों को बिना रिलीजन चेंज किए अगर शादी करने का मन कर जाए तो क्या कंडीशन, तो वहां पे ये लॉ लाया गया था, ठीक है। इस लॉ के तहत आप बिना रिलीजन चेंज किए आप जो है शादियां कर सकते हो। तो इसमें भी फिर आपको एक प्रोविजन मिल जाता है जो मेंटेनेंस जुड़ा, प्लस इसमें अगर शादियां हुई हैं तो वो आप सीआरपीसी में लेके आ सकते हो, प्लस इसमें खुद के भी प्रोविजन हैं। तो ये रही बात जो है मोटा मोटा जो इनके मेंटेनेंस से जुड़े चीजें होती हैं आगे की। हम लोग को मेन देखना क्या है, सीआरपीसी। हमको किसी एक पर्टिकुलर पे देखे सीआरपीसी तो सब पे लागू हो रही है, तो ये अपने आप में सब पे लागू होने वाला सेकुलर प्रोविजन है। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन 125 बोल कह रहा है, सेक्शन 125 पे जाएंगे तो इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कोई पर्सन है, वो उसके पास सफिशिएंट मीन्स है,
उसके पास सारी चीजें मौजूद हैं, सफिशिएंट मींस होने के बाद ही वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर दे रहा है। देखिए नेग्लेक्ट का मतलब होता है कि उसके पास सारी चीजें हैं बट वो क्या कर रहा है, लापरवाही करके, लापरवाही से या नजरअंदाज करके चीजों को, जैसे उसकी वाइफ को मेडिकल नेसेसिटी है भाई, उसको उसकी वाइफ को डॉक्टर की जरूरत है बट वो क्या कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। उसकी वाइफ, उसके बच्चे को एजुकेशन चाहिए, वो स्कूल जा रहा है बट वो क्या कर रहा है, दारू में पैसा उड़ा रहा है बट अपने बच्चे की फीस नहीं भर रहा या उसे बुक नहीं दिला रहा। तो ये सारी चीजें अगर कर रहा है तो आप जो है निग्लेक्ट कर रहे हो। रिफ्यूज करने का मतलब आप डायरेक्टली जो है मना कर दे रहे हो, आपसे मांगा जा रहा है, आप करो नहीं देंगे 1 रुपया, जाओ जो करना करो, तो आप डायरेक्टली मना कर दे रहे हो। तो ये सारी चीजें हो गई। इन सेक्शन 25 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एनी पर्सन वर्ड यूज हो रहा है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए एनी पर्सन का मतलब, अब देखिए एनी पर्सन भाई बहुत सारे लोगों के मन में धारणा बनी है कि ओनली अ सिंगल कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी कौन सी, मैन कम्युनिटी, कि भैया ओनली अ मैन कम्युनिटी इज एंटाइटल्ड टू गिव द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शंस। ठीक है, मतलब उनको लग रहा है कि 125 के अंदर सिर्फ जो है मैन ही इंटाइटल है मेंटेनेंस देने के लिए, बट वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये धारणा पूरी तरह निकाल दें। मैन के साथ साथ वुमेन भी इंक्लूड है। यहाँ पे किसी पर्सन पर्टिकुलर क्लास का जिक्र नहीं किया गया, वहां पे एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है। वहां पे कुछ पर्टिकुलर लोगों को मेंटेनेंस देने की बात की गई है, वो वहां पे जिक्र है। अब उनको भी हम लोग देखते हैं। पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि मैन और वुमेन वहां पे कोई भी इंक्लूड हो सकता है, वहां पे ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन है, किनको मेंटेनेंस देने की बात हो रही है, उनको हम लोग मोटा मोटा देखते हैं। देखिए वहां पे 3 लोग को मेंटेनेंस देने की बात हो रही है, एक तो वाइफ, एक चिल्ड्रन, एक पेरेंट्स। तो अब वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स कब कब ले सकते हैं, किससे किससे ले सकते हैं, अब इस चीज को हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब आगे देखने के लिए देखिए वाइफ के केस में हस्बैंड ही इंटाइटल होंगे, लाइबल होंगे, वाइफ इंटाइटल होगी। हस्बैंड से लेने के लिए हस्बैंड की आ जाएगी लाइबिलिटी। वाइफ के केस में फादर कब लाइबल हो जाएंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स सन से कब मांग सकते हैं, सन में डॉटर भी इंक्लूड है। अब वो डॉटर के केस में भी हम लोग देखते हैं डॉटर में क्या सुप्रीम कोर्ट का केस रहा, क्यों ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब पहला हम लोग पॉइंट उठाते हैं वाइफ को। देखिए वाइफ के केस में जब बात होती है तो वाइफ के केस में देखिए एक तो या तो मैरिड हो, वाइफ का मतलब कि वैलिड जो है, वैलिड शादी होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये बन रही है। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि शादी के दौरान भी ले सकती है और शादी के बाद ही, मतलब डाइवोर्स वुमेन भी उसमें इंक्लूड है। डाइवोर्स वुमेन, बट कंडीशन ये लगाया है कि डाइवोर्स तो है वो, बट उसने जो है रीमैरी वो अभी नहीं हुई है। ठीक है, उसने दोबारा अभी शादी नहीं की है। तो इतनी कंडीशन। वाइफ के केस में एक और जो चीज बच रही है उसमें एक चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार का केस आया था। ठीक है, चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार का केस आया था जिसमें एक और चीज जुड़ गई। वाइफ के टर्म को वाइडर किया गया, वाइफ की मीनिंग को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने इसका स्कोप बढ़ाया कि वाइफ में लिव इन रिलेशनशिप को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, लिव इन रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लिया। अब जो चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि अगर कोई 2 पर्सन है, जैसे ए और बी हैं, ये सोसाइटी में कुछ इस तरह रह रहे हैं कि सामने वाली सोसाइटी के मन में ये शो हो रहा है उनके सामने कि ये दोनों एक कपल नहीं बल्कि एक मैरिड कपल है। ठीक है, एक स्पाउस की तरह ये लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और सामने और एक लंबे समय से वो सारी चीजें जो है जुड़े हुए हैं। मतलब कि शादी में जब 2 पर्सन आते हैं एक मैरिटल रिलेशनशिप में तो उसमें जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, एक कोहैबिटेशन भी या उसमें जो भी और अदर चीजें हैं, तो वो सारी जो है ये लोग फुलफिल कर रहे हैं और सोसाइटी में इनकी इमेज ये बनी है कि ये दोनों जो है एज अ हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं। तो अगर ये शो होता है, भले ही वो अपने जो है पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज में इन्वॉल्व हुए हों या ना हुए हों, ये वहां पे मैटर नहीं करेगा। तो इसको क्या मेनली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशन को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो सेक्शन 125 है ना, वो अपने आप में अलग एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो अलग जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल लॉ दे रहा है, एक स्पेशल कंडीशन डाल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप पर्सनल लॉ को ना लाके इसको आप बार नहीं कर सकते, इसके प्रोविजन को, क्योंकि ये स्पेशली कोई चीज बता रहा है। और ये डोमेस्टिक रिलेशन को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इंटरप्रेट किया। तो इंटरप्रेट जब किया तो यहाँ पे बोला कि अगर आप ऐसा शो करोगे सोसाइटी में तो आप भी एक हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट किए जाओगे और वहां पे आप मेंटेनेंस देने के लिए एंटाइटल हो गए। तो वाइफ के केस में मोटी मोटी इतनी चीजें आ गई कि भैया वैलिड मैरिज होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। बट इसको चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार के केस में जो स्कोप बढ़ा, वहां पे लिव इन रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लिया गया। दूसरी चीज, अगर डाइवोर्स वुमेन है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी मेंटेनेंस लेने के लिए। बट
वो दोबारा शादी न की हो किसी से। तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन के केस में। देखिए चिल्ड्रन की जब ऊपर आते हैं तो चिल्ड्रन की जो है दो कैटेगरी बन रही है। चिल्ड्रन की दो कैटेगरी बन रही है, एक माइनॉरिटी की बात कर रहा है और एक मेजोरिटी की बात कर रहा है। एक मेजोरिटी की बात कर रहा है। जब माइनॉरिटी केस में आते हैं तो जो लॉ है, जो सेक्शन 125 है, वो क्लियरली बोल रहा है कि भैया देखिए माइनॉरिटी में कोई भी बच्चा हो, आपका लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। उसके बाद वो बच्चा जो है माइनर होना चाहिए। दूसरी चीज कि वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये भी मैटर नहीं करता। ठीक। प्लस इसमें एक कंडीशन जुड़ गई कि वो अनेबल टू मेंटेन है। देखिए अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ जो है ना, वो हर किसी के साथ जुड़ेगा। मतलब जो वाइफ है, वाइफ जब मेंटेनेंस मांगेंगी या चिल्ड्रन जब मांगेंगे या पेरेंट्स जब मांगेंगे, तो एक चीज तो हमेशा जुड़ा होगा कि ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, मतलब अपने मेंटेन नहीं कर सकती खुद को, तब वो मांग रही हैं। चिल्ड्रन भी मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है, मेंटेन नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स भी मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये चीज तो सब में कॉमन रहने वाली है कि जब अनेबल टू मेंटेन हो जाएंगे सब लोग तभी मांग सकते हैं। ठीक है। अब इसको भी हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जब चिल्ड्रन होंगे तो भैया आप पहले तो माइनॉरिटी की बात कर ले। माइनॉरिटी में आप चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट आपका बच्चा हो, मैटर नहीं करता। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये भी मैटर नहीं करता। माइनर है इतना काफी है। ठीक है। प्लस माइनॉरिटी के साथ साथ वो अब जो है अनेबल है किस चीज के लिए कि भैया वो अपने आप को जो है मेंटेन नहीं कर सकता, तो आपको वहां पे ना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो वहां पे पेरेंट्स उनके इंटाइटल हो जाएंगे। अभी पेरेंट्स में कौन आते हैं तो इसको भी हम लोग जो है आगे देखते हैं। देखिए दूसरी चीज हम लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं। मेजोरिटी वाली केस में आ रहे हैं तो वहां पे बता रहा है कोई बच्चा जो चाइल्ड था वो अब मेजोरिटी को अटेन कर चुका है। मेजोरिटी को अटेन करने के बाद उसमें जो है किसी भी मैरिड वुमेन को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझिएगा, इसमें जो है मैरिड वुमेन को एक्सक्लूड कर दे रहा है। तो अब इसको भी अभी और डीप में भी समझते हैं। तो और प्लस जब वो मेजोरिटी अटेन कर लिया है उसके बाद क्या है, उसके अंदर कोई भी फिजिकल या मेंटल जो है एबनॉर्मेलिटी है, या वो उसको किसी तरह की इंजरी है कि वो भैया अब खुद को ना मेंटेन नहीं कर पा रहा खुद से। पता चला हाथ पैर ही कट गए हैं, पता चला आधी बॉडी कट गई है, वो मेंटेन नहीं कर सकता, पता चला उसको पैरालाइज्ड हो गया है वो उसकी बॉडी, तो ऐसे केस में वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में भले वो मेजर होगा, उसको मेंटेन कौन करेगा, उनके पेरेंट्स ही करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं चीजें। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमें और भी चीज दिखेंगी कि जैसे अब आ जाइए पेरेंट्स के केस में। पेरेंट्स के केस में भैया पेरेंट्स कौन हो सकते हैं आपके, एक तो फादर हो सकते हैं या तो मदर हो सकती हैं। फादर केस में कौन हो सकता है, एक आपके नेचुरल हो सकते हैं या एडॉप्टिव हो सकते हैं। तो दोनों को आपकी जिम्मेदारी है। इसमें नेचुरल, एडॉप्टिव या स्टेप मदर। ठीक, ये तीन चीजें हो गई। स्टेप मदर के केस में जब आप देखेंगे तो कीर्तिकांत का एक केस आया था। कीर्तिकांत के केस में बताया गया कि स्टेप मदर भी जो है मदर में इंक्लूड होंगी। ये जो स्टेप मदर कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कीर्तिकांत केस के बाद आ रहा है। तो ये सारी चीजें, अब स्टेप मदर कोई भाई देखिए, स्टेप मदर में भी प्रोविजन निकल के आ रहा है कि मान लीजिए स्टेप मदर है, उसका खुद का बच्चा, मतलब खुद का, इसका अगर नेचुरल बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जिसकी ये मदर है वो उससे जो है मांग सकती है, वो उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। बट अगर चाइल्ड है, उसका खुद का नेचुरल चाइल्ड है, तो वो जो है फिर जो उसका जो स्टेप सन होगा उससे नहीं मांगेगी, स्टेप सन से नहीं मांगेगी। तो ये कंडीशन रहेगी इसमें। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो हमने ये पता चलेगा कि भाई वाइफ मांग रही है, चिल्ड्रन मांग रहे हैं और पेरेंट्स मांग रहे हैं, इतने लोग तो मिलके मांग ले रहे हैं। अब देगा कौन, हमें पता चल गया अगर वाइफ मांगेगी तो हस्बैंड से मांगेगी, चिल्ड्रन मांगेगी तो अपने फादर या अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, और जब पेरेंट्स मांगेंगे तो अपने सन और डॉटर से मांग रहे हैं। तो इसको अब हम लोग बारी बारी देखते हैं। देखिए केस आया था राजकुमारी का, ठीक है, राजकुमारी वर्सेस यशोदा देवी का एक केस आया था। तो उस केस में बोला गया कि भैया देखिए कोई भी पर्सन जो है मेंटेन कर सकता है। जैसे कोई भी पर्सन का मतलब फादर करेगा और सन कर सकते हैं, और कौन कर सकता है, हस्बैंड कर सकते हैं। इनकी तो बात हो ही रही है। बट कभी भी जो है डॉटर, मदर और वाइफ जो है ना मेंटेन नहीं करेंगी इन सेक्शंस के अंडर। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये केस आया था राजकुमारी वर्सेस यशोदा देवी का 1978 में। तो इस केस में ये चीज बताई। इसी के बाद जो है एक लीडिंग केस आता है जहां पे डॉटर का स्टेटस बताया गया मेंटेनेंस में, मतलब डॉटर भी कब इंटाइटल हो सकती है मेंटेनेंस के लिए। तो ये चीजें बताई गई। उस केस का नाम था विजया वर्सेस काशी राव का, ठीक है।
तो विजया वर्सेस काशीराव के केस में सीधा सीधा ये बोल दिया गया कि भैया देखिए, जो डॉटर होगी ना वो भी इंटाइटल है। कब? वो भी देखिए, वो लाइबल है मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को, बट कंडीशन ये डाल दिया वो डॉटर ना मैरिड होनी चाहिए, मैरिड डॉटर। और उसमें दो तीन चीजें और बताई कि मैरिड डॉटर होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस मैरिड डॉटर के हम ये भी देखेंगे कि उस वुमेन का, उस मैरिड डॉटर का खुद का कितना उसके पास मतलब कमाई का हिस्सा है, मतलब खुद से वो कुछ अर्निंग कर रही, खुद उसके पास अपना जो है सफिशिएंट मींस कितना है इनकम का, ठीक है। तो उसके खुद की सफिशिएंट मींस देखी जाएगी, ना कि उसके हस्बैंड की सफिशिएंट मींस देखी जाएगी। अगर इस मैरिड डॉटर के पास होंगी चीजें तो वो भी मेंटेन करने के लिए लाइबल होगी। तो वो केस कौन सा था जहां पे डॉटर को इंक्लूड किया गया? वो केस था विजया वर्सेस काशीराव का, 1987 में आया था केस। तो ये चीज, इस केस को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि देखिए, इन्होंने तो मांग लिया, इन्होंने मांग लिया कि हाँ भैया ठीक है, अब हमको आप मेंटेन करिए। देखिए एक चीज और इसमें देख लीजिए कि जो बेटी का केस आ रहा था, जब जहां पे जैसे जो माइनॉरिटी वाली जो हम लोग बात पढ़ रहे थे, जहां पे चिल्ड्रन का केस था, तो वहां पे एक कंडीशन हम लोग देखे थे कि एक जो है माइनॉरिटी में एक लड़की हो सकती है तो लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो माइनॉरिटी केस जब आएगा तो जब अगर वहां पे डॉटर है और वो माइनर है प्लस क्या है, मैरिड है, अगर मैरिड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर उसका हस्बैंड जो है उस वुमेन को, अपनी पत्नी को अगर मेंटेन उसके पास करने के लिए सफिशिएंट मींस नहीं है, तो वहां पे उस लड़की का वो लड़की जो है अपने फादर से जो है ना मेंटेनेंस मांग सकती है। ये एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बस यही, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई यहाँ पे, सब लोग मेंटेनेंस की चर्चा हो गई कि मेंटेनेंस मांग सकता है कोई भी। तो जब मेंटेनेंस मांगा गया तो मैटर कहाँ जा रहा है? मैटर जाएगा सीधा सीधा जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीजें देखी जाएंगी कि हाँ भाई ठीक है, आपका मैटर आया, आपने प्रूफ दिया, एविडेंसेस दिए कि ऐसा ऐसा मैटर चल रहा था। अब उनके पास जब गया तो वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, तो वो आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाते हुए वो क्या करेंगे, सामने वाली पार्टी को ऑर्डर कर देंगे कि आप भैया इनको मेंटेन करिए, मेंटेन करने के लिए आप इनको मंथली अलाउंस दीजिए, कुछ एक मंथली एक रकम दीजिए। अब वो मंथली रकम कितनी हो सकती है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक। कोर्ट ने डिसाइड किया, उसके बाद देखिए ये तो मंथली अलाउंस हो गया। मंथली अलाउंस के साथ साथ वो कोई अदर भी, अगर उनको लगता है इस अलाउंस के अलावा भी और कोई पैसा देने की जरूरत है ना, तो वो उसको भी वहां पे बोल सकता है उनको देने के लिए। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया कि भाई जब कोर्ट सारे प्रूफ देख लिया, एविडेंसेस देख लिया, तो जैसे प्रूफ और एविडेंसेस किस पे मैटर करेंगे? अब ये तो एक पार्टी ने बोल दिया, वहां पे जब पार्टीज आती है ना तो वहां से एफिडेविट पे उनके जो है प्रॉपर्टी का सारा जो है ले लिया जाता है कि कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, सारा हिसाब जो है ले लिया जाता है। अब सामने वाली पार्टी जो होगी वो बताएगी कि हाँ भैया इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इनकी फला प्रॉपर्टी वहां पे, ये चीज यहाँ पे, तो वो पार्टी बताएगी इनके पास तो ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, यहाँ से खेती से पैसा आ रहा है, किराए से भी आ रहा है और नौकरी भी करते हैं। तो ये सारी चीज जब रखी जाएगी सामने, प्लस प्रॉपर्टी रखी जाएगी, तो ये सारी बातें एफिडेविट में आती हैं। तो वो एफिडेविट जब रहेगा सामने तो वहां आपका जो है हिस्सेदारी उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट तय करेगी कि अब आपको मेंटेनेंस कितना मिलेगा। तो ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो गया फाइनली, तो उसने ये अलाउंस तैयार कर दिया कि आप मंथली जो है इतनी रकम दीजिए। वो मंथली रकम कितनी होगी जितना कोर्ट डिसाइड कर देगा। ये तो बात हो गई फाइनल की। बट मान लीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान भी तो चाहिए पैसा। मान लीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान भी मान लीजिए वाइफ के पास या पेरेंट्स के पास या चिल्ड्रन के पास जो भैया है नहीं कुछ पैसा, तो कोर्ट क्या करेगी, उस दौरान भी एक इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी बोल सकती है, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकती है। कब? अगर ये अप्लाई करेंगे तब। ये भैया एप्लीकेशन देगी सर हमको जो जरूरत है, तो अब कोर्ट क्या करेगी, वहां पे इनको जो है इंटरिम अलाउंस के लिए जो है बोल देगी कि भैया इनको पैसा दो अभी मंथली। मान लीजिए कि अभी केस चल रहा है और उनको महीना महीना आना पड़ा, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप इनको महीना जो है 5,000 देते रहो भी, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, खत्म नहीं हो जाती। तो उसके बाद जैसा भी मैटर होगा उसके बाद देखते हुए आगे डिसाइड करेगी। प्लस उनको अगर लग रहा है और भी कोई इसमें जो है रकम जोड़नी है, और भी कोई पैसा इनको लग रहा है कि जरूरी है देना, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद क्या है कि भाई अब देखते हैं कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्या होगी। कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग में देखिए क्या क्या हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है, देखिए अगर कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग हुई है, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये बी है, इन्होंने केस किया इनके ऊपर, तो ये कहां कहां चल सकती है,
जहां पे ये रिसाइड कर रहे हो, जहां पे ये हो उस टाइम प्रेजेंट में। दूसरी चीज, जहां पे ये या उनकी वाइफ मौजूद हो, ठीक है। तीसरी चीज, जहां पे ये जो है बी जो है ये और अपनी बीवी के साथ जहां पे ये लास्ट सबसे रिसाइड किए हो, लास्ट डे जब भी ये रिसाइड किए हो तो वहां पे क्लिक कर सकते हैं। या इलेजिटिमेट इनकी मदर, अगर जैसे कोई बच्चा है तो उसकी इलेजिटिमेट मदर होगी, उसके साथ जहां ये रुके होंगे तो वहां भी प्रोसीडिंग चल सकती है। अगली चीज, अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, हम लोगों ने देखा था कि सम्मन केस की तरह चलेगी, सम्मन ट्रायल की तरह वहां पे मैटर चलेगा पूरा कोर्ट में। अब इसके बाद होगा क्या, कोर्ट में जब बुलाया जाएगा, कोर्ट में इसमें ये 125 ये बोल रहा है कि भैया जब आपको बुलाया जाएगा ना, जब सारी चीजें डिसाइड की जाएगी ना, तो वहां पे जो दूसरा वर्ग है, जो रिस्पोंडेंट है ना, उसको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा मौके पे, ठीक। बट अगर वो क्या कर रहा है, वो बच रहा है, वो भाग रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में जो है ना, वो जानबूझ के वो रिफ्यूज कर रहा है आने से या निग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टे ऑर्डर दे देगी। मतलब एक पार्टी को सुन के ही फैसला दे सकती है वहां पे। और एक पार्टी को सुन के अगर मान लो उसके, जैसे ए ने केस किया बी पे, अब बी आने रहे जानबूझ के कि इनको सम्मन जा रहा है कि आओ जरा भैया, आओ जरा हम भी आपसे बातचीत कर लें, ऐसा ऐसा मैटर, ऐसा ऐसा आरोप लग रहा है। तो ये जब नहीं आएंगे तो कोर्ट में क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कोर्ट के सामने क्या इमेज इनकी बन रही है कि हाँ ये गलत हो सकते हैं, ये पर्सन गलत है तभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इनकी बात सुनेंगे एक ही, और ये तो भाई जैसा पक्ष रख देंगे, इनको जैसा कोर्ट को फिर समझ में आएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर देके इनके अगेंस्ट जो है एक डिसीजन आ जाएगा। अब डिसीजन आ गया कोर्ट का, तो डिसीजन आ गया, बाद में इनको पता चलता है कि भैया हमारे अगेंस्ट डिसीजन आ गया, तो अब इनके पास एक उपचार बचता है कि भैया भागे भागे आओ और 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना, इसको जो है रिजेक्ट करवा दो, इसके सेट असाइड करवा दो। आपके पास 3 महीने का टाइम मिलता है इसके बाद कि आप आओ, और 3 महीने में आ जाओगे तो ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपको जो है ना एक रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा, एक कोई गुड कॉज आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा ऐसा था, मुझे तो पता ही नहीं चल पाया सम्मन, ना तो मुझे कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, या मैं यहाँ फंसा था, आउट ऑफ कंट्री था, तो ये कुछ भी आप अच्छा एक रीजनेबल अगर आप आंसर दे दोगे कोर्ट में, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी आपके आंसर से, तो वहां पे इसको वो सेटिस्फाइड भी कर सकती है। तो अब इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद होगा ये कि मान लीजिए जो कोर्ट है उसने बी को बोल रखा था, जैसे इस पर्सन को बोल रखा था कि आप, इसने डिसीजन आ गया कि इनको बोला गया है, या डिसीजन आ गया या इंटरिम ऑर्डर कुछ भी है, तो इनको बोला गया कि भैया आपको ना इतना इतना रुपए जो है मंथली देना है, बट ये करते हैं जानबूझ के नहीं देते हैं, रिफ्यूज कर जा रहे हैं। तो अब कोर्ट जो है ना इनको नापेगी बहुत अच्छे तरीके से, इनको करेगी भैया क्या, इनके खिलाफ जो है एक वारंट इशू कर देगी। क्या वारंट, कि इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट का ऑर्डर कर देगी। अटैचमेंट के साथ साथ वो उनको अरेस्ट के लिए भी बोल सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट अब कई केसेस में इस चीज के लिए रिफ्यूज कर रही है। वो कह रही है कि भैया आप जब अटैचमेंट कर रहे हो ना तो तुरंत अरेस्ट मत करो, आप और भी कंडीशन देखो। एक केस था कुलदीप कौर वर्सेस सुरेंद्र सिंह का, इसमें हो क्या, इसमें कोर्ट ये बोले कि देखिए आप जब नहीं देंगे ना तो हम आपको जेल भेज देंगे, ठीक है, बट जेल भेजने से ये कोई उपचार नहीं हो जाता। कि उसमें ये लाइन बोली गई, ये जो जेल भेजना है ना, ये सिर्फ मोड ऑफ इन्फोर्समेंट है एंड नॉट द मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब ये सिर्फ इन्फोर्स करने के लिए है एक प्रक्रिया, ना कि जो आपको जो बोला गया था रकम देने के लिए उसकी जगह ये सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सटीट्यूशन के रूप में आप जो इसको यूज नहीं कर सकते। ये उस पर्सन के लिए कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम आपको जेल भेज के एक इन्फोर्समेंट करने का ये मोड है, उस मोड को करवा रहे हैं हम बस पूरा कि आप भैया पेमेंट कर दो, आप नहीं कर रहे हो तो आपको जेल भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी, तो जेल भेजे जाओगे, जेल भी भेजे जा सकते हो, प्लस आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच करी जाएगी, और जब प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी तो उससे उसी तरह से पैसा वसूला जाएगा जैसे फाइन के रूप में वसूला जाता है, ठीक है। तो वहां पे कलेक्टर का रोल स्टार्ट हो जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो आएंगे फिर जो है उससे वो वसूली करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद होगा ये कि फाइनल डिसीजन आ जाएगा, जैसा भी डिसीजन रहेगा उसके बाद वो जो ऑर्डर आएगा जिसके भी पक्ष में आएगा तो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 128 के अंडर जो है उसको कॉपी दे दी जाएगी उसकी ऑर्डर की, डिसीजन की। तो उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट होगा। अब जैसे होता क्या है कि अब ये सारे मैटर हो गए, इसके बाद हो क्या रहा है, टाइम बीता। देखिए अभी फिर आइए वापस 127 पे अब जब आएंगे तो वहां पे अल्ट्रेशन की बात हो रही है कि भाई मेंटेनेंस मिल रहा था, अब इनको लग रहा है कि सर अब सिचुएशन बदल गई है, अब ये भी भैया जैसे पहले हम अकेले कमा रहे थे 40,000,
आदमी बोलता है कि हम अकेले 40,000 कमा रहे थे, बट अब क्या है, वाइफ जो खुद वो 40,000 या 30,000 कमाने लगी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वापस जाएंगे कि सर देखिए आप मुझे इतना पैसा आप दिलवा रहे थे, अब इसको आप जो है कम करिए या तो पूरी तरह कैंसिल करिए। तो ये कहाँ जाओगे, 127 सेक्शन के अंडर। तो वहां पे कोर्ट देखेगी, अगर लगता है कुछ कम करना या बढ़ाना है तो दोनों में से कुछ भी कर सकती है, या उसे लगता है पूरी तरह कैंसिल करना है तो वो भी कर सकती है 127 के अंडर। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे जो हमने देखी सारी कंडीशंस कि आप या तो भाई दे सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या तो अल्ट्रेशन कर सकते हो, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो एक चीज बच रही है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पे कोई पर्सन मेंटेनेंस देने के लिए लायबल ना हो। ऐसी भी तो कंडीशन बन रही होंगी जहां पे कोई पर्सन जो है जिसको लायबल ना किया जा सके कि आप मेंटेनेंस दो। तो ऐसी कंडीशन को भी देखते हैं। जैसे जब मेनली जो ऐसी कंडीशन निकल के आती है वाइफ के केस में, स्पेशली जो है इस सेक्शन में दिया गया है, वाइफ जो है कब कब एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस लेने के लिए, जब अगर कोई पत्नी एडल्ट्री में इन्वॉल्व है किसी पर्सन के साथ। तो जैसे इसमें समझिएगा कि जैसे ए और बी जो है क्या हस्बैंड वाइफ है, ए जो है पत्नी है इनकी, ये क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किसके साथ, सी के साथ। तो ये हो गया एडल्ट्री। या तो अगर ए जो है, ये वाइफ जो है ऐसा अगर करती है तो वहां पे वो मेंटेनेंस नहीं मांग पाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि हस्बैंड के साथ, जैसे दूसरी कंडीशन ये ए और बी है, तो ये भाई ए जो है वाइफ है, ये क्या कर रही है, हस्बैंड के साथ रह नहीं रही हैं, ये छोड़ के इनको चली गई कहीं। दूसरी चीज, जब अलग रह रही हैं, छोड़ के गई हैं, तो ये कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं दे रही हैं, कोई रीजनेबल कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं बता रही हैं, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं बता रही हैं जिससे ये चीज तय हो पाए कि हाँ भैया आप गई थी, आपके पास कोई रीजनेबल कारण था तब आप गई। तो ये सारी चीज नहीं अगर साबित होंगी तो वहां पे भी ये मेंटेनेंस नहीं ले सकती। पता चला अपना निकल गई हैं और फिर कह रही कि नहीं हम अलग रहेंगे, हमें पैसा दो। हस्बैंड कह रहा है मैं मेंटेन करने को तैयार हूं, मगर भैया तुम आगे साथ तो रहो, बट इनके पास कोई रीजन भी नहीं है ढंग का कि बता सके कि क्यों ये अलग रह रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेंटेनेंस नहीं मांग पाएंगी। तीसरी कंडीशन, जब ये दोनों क्या है कि म्यूचुअल कंसेंट से, आपस में ही कंसेंट इन दो की हो गई है कि भैया ठीक है हम लोग अब अलग अलग रहेंगे शांति से। तो जब म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोग सेपरेटली रह रहे हो तो वहां भी ये एंटाइटल नहीं होंगी। अगली चीज कब, जब भैया अगर मान लीजिए डाइवोर्स वाइफ थी, वो अगर दोबारा अगर शादी कर ले, रीमैरी हो जाए, तो वहां भी उनको नहीं मिलेगा। अगली चीज कि जब ये वाइफ जो है ना खुद से अपने जो अधिकार को, ये मेंटेनेंस मांगने वाले राइट को सरेंडर कर दे, तो वहां भी नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये कि भाई इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, जितना एक अमाउंट एक बल्क में इनको एक पूरा उठा के सम जो दे दिया गया है मनी का, तो उसमें जो है फिर इनको देने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसा कोर्ट को दिख रहा है, तो वहां भी इनको फिर नहीं दिया जाएगा। अब जब देखते हैं चिल्ड्रन केस में होगा कि भाई जब जैसे बच्चा जो है मान लीजिए माइनर है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन मेजॉरिटी वाली थी। अगर माइनॉरिटी में हम ये साबित कर दें कि हाँ भैया इनके पास जो है ना सफिशिएंट मींस थे कि ये अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन, तो वहां भी ये साबित हो जाएगा। तो ये जो है मेंटेनेंस नहीं देने के लिए इंटाइटल रहेंगे कौन, फादर। मेनली जो है फादर ही जो है देता है, ठीक है, जनरली अगर देखेंगे तो फादर ही दे रहा है। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि हस्बैंड जैसे फादर है उसकी डेथ हो जाती है, बची वाइफ और उसके बच्चे, ठीक है, तो बच्चा भी माइनर है, तो कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके आ जाती है। तो प्रॉपर्टी का मैटर यहाँ पे थोड़ा ना अलग हो जाता है, ये थोड़ा सक्सेशन में चला जाता है मैटर कि अब वुमेन किससे क्लेम करे क्या करे, तो यहाँ पे चीजें अलग हो जाती हैं। होता क्या है देखिए, जब फादर की प्रॉपर्टी आती है ना वो हमेशा बच्चों में डिवाइड होती है, वो वाइफ की तरफ नहीं जाएगी, वो बच्चों में जाएगी। और बच्चे जो होंगे ये मान लीजिए माइनर है, तो वुमेन जो होगी, जो वाइफ होगी ना, वो जो मदर होगी बच्चों की, वो एज ए ट्रस्टी जो है उस प्रॉपर्टी की जो है केयर टेकर होगी एक तरह से, जो अपने बच्चों की जो प्रॉपर्टी पे वो हक जताएगी। कब, जब तक कि वो मेजर ना हो जाए। जब मेजर हो जाएंगे तो भैया वो वाइफ जो है वो एंटाइटल हो जाएगी मेंटेनेंस मांगने के लिए। तब तक जो है ये एज ए ट्रस्टी जो है इनकी जो है देख रेख करती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज इस तरह कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कभी डिटेल में अलग समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा अलग है। तो ये सारी चीजें हो जा रही हैं। तो और मेजोरिटी में अगर जो है, अगर जब बच्चे की हम लोग बात कर रहे थे माइनॉरिटी की साबित हो गई, जब मेजोरिटी में ये हम लोग साबित करते हैं कि भैया वो तो कैपेबल है, मेजर हो गया, बात खत्म। मेजर जैसे बच्चा हुआ, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं, उसको किनारे करो भैया इस सेक्शन से। बट वो कंडीशन दो बस बन रही थी कि वो उसके पास कोई इंजरी है भाई, उसको कोई इंजरी हुई है, या अभी उसको मेंटली या फिजिकली कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसके अंदर, तो इसलिए जो उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सारी पेरेंट्स के केस में
पेरेंट्स के केस में ये बस देखा जाए कि वो अपने आप को सफिशिएंटली, उनके पास मीन्स हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर ले रहे हैं, तो भैया कोई जरूरत नहीं है बच्चों से मांगने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो अब जब हमने इतनी सारी चीजें देख ली, उसके बाद एक तो चीज ये है कि जैसे हमने जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कि डिफरेंट रिलीजन पर डिफरेंट तरीके से लागू हो रहा है वो, बट जब हम सीआरपीसी में एंटर कर रहे हैं 125 से 128 में, वो सीआरपीसी का सेक्शन जो है ये सारे रिलीजन पे इक्वली तरीके से जो है लागू हो रहा है। मतलब ये सेकुलर प्रोविजन है। सेकुलर प्रोविजन कहाँ कहा गया? शाहबानो केस में कहा गया। तो ये सारी चीजें थी। जब ये चीजें निकल के आ रही हैं तो हमें यहाँ स्पेशली ना सिर्फ मुस्लिम के कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है कि अगर हमें पढ़ना है तो मुस्लिम के केस में क्या क्या निकल। देखिए, मुस्लिम को अगर आप पढ़ना है तो सबसे पहले जो मैटर उठा, इनको आप समझिए कि मुस्लिम में कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर कोई मेंटेनेंस देना है किसी वुमेन को, मतलब वाइफ को अगर देना है तो वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक देना है। कब तक? इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ए और बी हस्बैंड वाइफ। ए जो है वाइफ थी, ये क्या होता है, इसका तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स होने के बाद एक टाइम पीरियड चलता है, वो 3 महीने का अराउंड होता है, 3 महीने के अराउंड होता है। अब वो किस लिए चला जाता है? वो इसलिए चला जाता है कि एक प्रेगनेंसी इनकी जो है, मतलब ये देखा जा सके कि कहीं जो इनका अगर बाय चांस प्रेग्नेंट होती है तो ये बच्चा जो है इन्हीं का है कि नहीं, तो ये सब चीजों को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक देखा जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को किनारे किया जाए तो वो 3 ल्यूनर मंथ तक देखा जाता है। तो ठीक है, इसीलिए वो इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है कि भैया आप जो है ना, ये मुस्लिम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि आप बस जो है मेंटेन करोगे बस इद्दत पीरियड तक। बट एक केस आता है शाहबानो का, शाहबानो बेगम का केस आता है। उसमें कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर आप 125 के अंडर मैटर आया था वो वाला, तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहली बात तो ये जो मैटर है ना, यहाँ पे किसी भी पर्सनल लॉ का तो काम कुछ होना ही नहीं है। यहाँ पे जब 125 पर्सनली मैटर आ गया तो आप यहाँ पे जो है ना अपना कोई पर्सनल लॉ मत लाइए। तो सीधे सीधे ये बोला, क्यों? क्योंकि ये सीआरपीसी का मैटर है, सीआरपीसी का है, इसलिए ये सेकुलर प्रोविजन है, ये सारे रिलीजन पे इक्वली लागू होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इद्दत पीरियड के अलावा भी जो है ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सिर्फ इद्दत तक देके आप बच नहीं सकते। उसके बाद एक ये जब ये रूलिंग आ गई कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद जो है उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। ये जो लॉ आता है इसका नाम होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। तो ये लॉ आ गया। लॉ क्या कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शाहबानो बेगम के केस में जो फैसला सुनाया था उसको पलट दिया। उसको भाई डायरेक्टली तो काट नहीं सकते, तो लॉ जब बन जाएगा तो लॉ ही माना जाएगा। उस लॉ के अकॉर्डिंग नियम ये हो गया कि कोई भी मुस्लिम पर्सन है, अगर वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देगा तो वो इद्दत पीरियड तक ही बस जो है उसको मेंटेन करेगा। तो ये चीज निकल के आई। उसके बाद क्या होता है, अब भाई इस लॉ को भी चैलेंज किया जाता है। तो उसके बाद जो एक केस आता है डैनियल लतीफी का, 2001 में केस आता है। अब ये जब केस आया तो इसमें जो ये लॉ था, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वाला एक्ट था जो, तो इसमें जो इस लॉ को तो कहा कि ठीक है भैया ये लॉ तो वैलिड है, बट जब बात आएगी मेंटेनेंस की 125 के अंडर ना, तो वो आप इद्दत के बाद भी दोगे। तो 125 में फिर जो है डायरेक्टली ये वाली बात कर दी गई। लतीफी में भी, डैनियल लतीफी केस में भी, तो ये सारी चीजें निकल के क्लियर हो जाती हैं कि भैया देखिए लॉ तो वैलिड है, बट इद्दत के बाद भी जो है हो सकता है टाइम पीरियड मेंटेनेंस देने का। तो ये सारी चीजें निकल के आई। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ चीजें और जैसे छोटी छोटी बच रही हैं। जैसे अगर वुमेन है, वो ऑलरेडी जो है कहीं उसको मेंटेनेंस मिल चुका है, ठीक है, या तो हस्बैंड उनको ऑलरेडी दे रहा था भैया पहले से, तो उनको देने लगा था, तो वो चीज भी कोर्ट कंसीडर करेगी। जब वो 125 का जो जजमेंट दे रही होगी तो वहां पे उस चीजों को भी कंसीडर करेगी, उस पैसे को भी वो ध्यान में रखते हुए तब जजमेंट देगी। ये चीज हो गई। अब जैसे कोई पार्टी है, वो जजमेंट आ गया, तो उसके बाद वो क्या क्या आगे कर सकता है, वो क्या अपील में जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो इसको ये बाकी की चीजें देखते हैं। अपील देखिए, इस जब आप 125 से लेके 8 तक में जो भी मैटर हो रहा है, 125 में अगर जो डिसीजन आ रहा है उसके खिलाफ अपील जो है नहीं होगी किसी भी कोर्ट में, ठीक है, अपील नहीं हो सकती। होगा क्या, हो सकता है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कहाँ, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में ही होता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में होता है। दूसरी चीज क्या, रिव्यू हो सकता है, रिव्यू भी नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या, हम 482 का यूज कर सकते हैं। 482 जो हाई कोर्ट के पास होती है, इनहेरेंट पावर क्रिमिनल मैटर्स में,
तो उस क्या हम उसका यूज कर सकते हैं। तो मेनली जो है जनरली तो कह रहा है कि ऐसा करने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मैटर जो है सिविल है, मैटर सिविल है, कोर्ट को अपनी पावर यूज करने का जो है पूरा मौका दिया जा रहा है। कोर्ट जब सारी चीज ठीक तरीके से कर रहा है तो वहां पे मेनली जो है पहले रोका जा रहा है। बट अगर बहुत ही ग्रेव नेचर का जो इनजस्टिस क्रिएट हो रहा है कहीं, और हाई कोर्ट को ऐसा दिख रहा है कि हाँ अगर हम इंटरफियर नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनजस्टिस हो जाएगा, तो वहां पे उस केस में जो है एक्सेप्शनली उस केस में 482 का भी यूज किया जा सकता है। अगली चीज यहाँ पे जो है रिट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आप रिट भी फाइल कर सकते हैं। रिट कहाँ कहाँ फाइल होगी? 226 में या 32 में आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके निकल के आती हैं। अब मेनली जो सारी चीजें हो रही हैं इन सेक्शंस में वो बस इतनी ही है, इतनी ही बातें थी लगभग। इसके अलावा शायद ही कुछ बच रहा होगा चीजें, अगर बच रही होंगी तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग तरीके से लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतनी रहेंगी, बाकी की जो चीजें आएंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।